ओके, लिखिए, आइए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, प्रोग्रेसिव वेव, देखो इक्वेशन लिख रहा हूं बोर्ड पे। 10/पाई साइन 200 पाई टी माइनस 5/7x। प्रोग्रेसिव वेव इज, ये लिख लीजिए, फाइंड its time period, and maximum particle velocity. Find time period and maximum particle velocity। ठीक है, आइए। जब भी इक्वेशन दिखे, लास्ट क्लास हम लोग बात किए हैं, जब भी इक्वेशन दिखे हम लोग क्या बोलते हैं, टी का कोफिशिएंट क्या होता है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा और एक्स का कोफिशिएंट के, बस वहीं से बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ओमेगा की वैल्यू जो है ये है 200 पाई। यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय टी, है ना। ये हो गया 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 100 हो गया, तो 1/t का वैल्यू आपका आ गया 100, तो t का वैल्यू हो गया 1/100 सेकेंड। इतना टाइम पीरियड है इस वेव का, इतना टाइम पीरियड हो गया। ओके, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बताइए। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा, पार्टिकल वेलोसिटी है ना कि वेव वेलोसिटी। कल अच्छे से समझे थे हम लोग, कल मीन्स सैटरडे को, कि दो टाइप का वेलोसिटी होगा, एक पार्टिकल और एक वेव। तो अभी कौन सा पूछा है, पार्टिकल वेलोसिटी। तो जब पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये था ए ओमेगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना है पता चल रहा है, 10/पाई। एम्पलीट्यूड हो गया 10/पाई और ओमेगा भी निकाले हो 200 पाई। पाई गेट कैंसल एंड योर आंसर बिकम 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, फॉर, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड wave velocity and maximum particle velocity become same। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। For what value of amplitude, wave velocity and maximum particle velocity become same, है ना। ये क्वेश्चन आपकी मेडिकल एग्जाम में भी आया हुआ है और जेईई मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला इक्वेट कर दीजिए वेव वेलोसिटी का और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का, है ना। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहीं पर है, देखो मैक्सिमम पार्टिकल। हमें क्या करना है, हमें बताना है वेव वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का यही फॉर्मूला होता है, ए ओमेगा, कैपिटल बोलो या स्मॉल बोलो, जो भी बोलो, एम्पलीट्यूड
अब वेव वेलोसिटी का हम लोग कई बार बात किए हैं, लैम्डा बाई टी यही होता है। तो यहां से एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कई तरीके से इसमें चीजें निकाल सकते हैं। जैसे देखो, इसको लैम्डा बाई टी रहने दो, ये ए, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी। ऐसा इसलिए किए ताकि टी कैंसिल हो जाए, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई 2 पाई। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू जब लैम्डा बाई 2 पाई आएगा, अगर किसी वेव की एम्पलीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई है, तो उसकी जो वेव वेलोसिटी होगी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखिए, अ प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू 0.25 cos 2 pi t minus 2 pi x. A progressive wave is 0.25 cos 2 pi t minus 2 pi x. ठीक है, फुल स्टॉप। राइट द इक्वेशन ऑफ अदर वेव। दूसरे वेव का हमें इक्वेशन लिखना है। राइट द इक्वेशन ऑफ अदर वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन with double amplitude and half frequency. Moving in opposite direction with double amplitude and half frequency. चलिए कोशिश कीजिए, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोला एक दूसरे वेव का इक्वेशन लिखकर बताइए जो वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका एम्पलीट्यूड इस वेव के एम्पलीट्यूड से डबल है और फ्रीक्वेंसी इसके आधा है। चलिए ट्राई करिए। एम्पलीट्यूड डबल है तो 0.25 क्या हो जाएगा? 0.5। फ्रीक्वेंसी आधा को देखो, अंदर में फ्रीक्वेंसी कैसे खोजोगे? टी का कोफिशिएंट क्या होता है? टी का कोफिशिएंट ओमेगा। फ्रीक्वेंसी अगर आधा होगा तो ओमेगा भी आधा होगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। समझ पा रहे हैं? देखो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, यानी कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के है। तो जो चेंजेस एफ में करोगे वही चेंजेस ओमेगा में होगा, क्योंकि ये भी तो फ्रीक्वेंसी है, एक एंगुलर है एक लीनियर है। अच्छा जी, यहां पे भी कुछ चेंज होगा क्या? होगा। ये क्या है? के। ये क्या है? के में क्या चेंज होता है? ध्यान समझो, हम लोग समझे फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेवलेंथ के। सीखे थे ना कल? तो अगर फ्रीक्वेंसी को तुम आधा करते हो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डबल। और देखो के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। समझ पा रहे हैं? यानी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर फ्रीक्वेंसी का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? के 1 बाय लैम्डा। समझ पा रहे हैं? यानी जो चेंज आप फ्रीक्वेंसी में करोगे वही चेंज ओमेगा में होगा और वही चेंज के में भी होगा। और ध्यान समझिए, एक्स वाला कंपोनेंट के है और टी वाला कंपोनेंट ओमेगा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को आधा किए होंगे तो ओमेगा भी क्या हो गया होगा? आधा। समझ पा रहे हैं? के भी क्या हो गया होगा? आधा। तो बताइए, कोई बच्चा मुझे लिखा दो तो इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू 0.5 cos इसका आधा, यानी 2 पाई का आधा पाई टी। हाँ, अब बोलो प्लस या माइनस? प्लस, अपोजिट डायरेक्शन है। समझ पा रहे हैं? प्लस ये भी हो गया पाई एक्स। यही इक्वेशन है।
इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इक्वेशन अच्छे से पकड़ है या नहीं ये समझना था। मैंने लास्ट क्लास आपको 3 टाइप का डिफरेंस सिखाया था। लास्ट क्लास मैंने आपको 3 टाइप का डिफरेंस सिखाया था। कौन कौन सा? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। लास्ट क्लास मैंने 2 क्वेश्चन कराया था, एक बार फेज डिफरेंस निकाला था, एक में पाथ डिफरेंस निकाले थे। टाइम डिफरेंस यूज नहीं किए थे। अभी एक कीजिए टाइम डिफरेंस पे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द टाइम पीरियड of a SHM, time period of SHM, the time period of SHM is 12 seconds. Time period of SHM is 12 seconds. Then find the phase difference between two positions. Find the phase difference between two positions at t equal to 3 seconds and t equal to 4 seconds. T equal to 3 seconds and t equal to 4 seconds. तो 2 टाइम पीरियड दिया है, 2 पार्टिकल का टाइम पोजीशन दिया है। एक बोला 3 सेकेंड, एक बोला 4 सेकेंड। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेकेंड का, और बोला है बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा। लगा दीजिए, इक्वेट करना सिखाए थे, तीनों का मैं इक्वेशन लिखाया था आपको। और कैपिटल टी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम पीरियड 12 सेकेंड है। आया ना, कितना आ गया? π/6 है ना, 30 डिग्री। चलिए π/6 हो गया हमारा। कैसे निकाले? हमें मालूम है फेज डिफरेंस, तो टोटल फेज डिफरेंस बाय टोटल एंगल यानी 2π बाय टाइम डिफरेंस बाय टोटल टाइम। फेज डिफरेंस हमें निकालना है, टोटल एंगल 2π, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेकेंड का, टाइम है 12, ये कैंसिल होकर 6 हो गया, तो ये डेल्टा फाई का वैल्यू आ गया। डेल्टा फाई का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? इसको उधर भेज दो, तो डेल्टा फाई इक्वल टू π/6, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए a wave of frequency 500 hertz, a wave of frequency 500 hertz travel between 2 points. A wave of frequency 500 hertz travel between 2 points A and B. 2 पॉइंट A and B, A और B 2 पॉइंट के बीच ट्रेवल कर रहा है। कवरिंग ए डिस्टेंस 600 मीटर, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 2 सेकेंड, in 2 seconds. Then find how many wavelength. Then find how many wavelength are present between. How many wavelength are present between A and B? Present between A and B. क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 2 पॉइंट है A और B, जिसके बीच वेव ट्रेवल कर रहा है। इसकी डिस्टेंस है 300 मीटर, ठीक है, जो कि 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। अब बोला बताओ इसके बीच कितना वेवलेंथ है। मान के चलो ये वेव है, ये मान लो वेव है, तो आप पकड़ सकते हो कितना वेवलेंथ है। यहां से यहां तक 1 लैम्डा होगा, इसके बाद ये 1 लैम्डा होगा, ये 1 लैम्डा होगा, ये 1 लैम्डा होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आप कैसे निकालोगे? कुल मिलाकर पहले लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो लैम्डा का वैल्यू मिल गया 2 मीटर, तो 300 मीटर में कितना लैम्डा होगा नहीं बता सकते। लैम्डा का वैल्यू आ गया 5 मीटर, 300 में कितना। आप लैम्डा निकालिए, पहले वेवलेंथ कितना है निकाल लीजिए, फिर पता चल जाएगा 300 मीटर में कितना वेवलेंथ होगा।
कुल मिलाकर किसी तरीके से आप लैम्डा निकाल लीजिए। एक बार लैम्डा पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा 300 मीटर में कितना वेवलेंथ होगा। 300 मीटर में कितना वेवलेंथ होगा ये पता करना है आपको। लैम्डा निकाल सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? इतना डिस्टेंस, इतना टाइम, इससे वेलोसिटी मिल जाएगा ना जी। वेलोसिटी कितना हो गया? अच्छा सॉरी 600 है ये। 300 है और 600। ओके 600 है, कोई बात नहीं 600 ले लीजिए, उसमें क्या है, जितना दिया उतना ले लीजिए। हाँ 600 ही है, सॉरी मैंने 300 दे दिया। तो ठीक है, ये 600 है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 600 डिस्टेंस गया 2 सेकंड में, आंसर क्या हो गया? 300। अच्छा मैंने गलती से वेलोसिटी देख लिया होगा। ठीक है, तो 300 मीटर पर सेकंड हो गया। अब वेलोसिटी आपको पता है तो लैम्डा पता कर सकते हैं क्या? और भी कुछ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ तो दिया होगा। तो फ्रीक्वेंसी दिया है ना? हाँ 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। देखो फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। तो अब तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा बाई टी, या वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, 1 बाई टी एफ बन जाता है। यहां से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा वी बाय एफ, दैट इज 300 बाय 500। 2 गेट कैंसल, सो हमारा लैम्डा आ गया 3/5 मीटर। अब एक लैम्डा की वैल्यू 3/5 मीटर है, तो 600 मीटर में कितना लैम्डा होगा निकालना है। ये निकालो तो इतना मैथ में भी तो किसी को दिक्कत नहीं है, अगर इसमें भी दिक्कत है तब बहुत तकलीफ है। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकर लाइए तो जरा, अब बताइए कितना लैम्डा है। अब बताओ भाई ये क्या किया जाए। अब आपको पता है कि लैम्डा का वैल्यू इतना है, आपसे पूछा है 600 मीटर में कितना लैम्डा होगा। इसमें अगर आंसर नहीं दोगे तो किससे काम चलेगा, है ना? कितना आ रहा है? 1000। एक बच्चे का आगे आ चुका है 1000। कैसे करोगे जी? टोटल इसमें इसको डिवाइड करेंगे, करेंगे और क्या करेंगे? नहीं तो बेसिक यूनिटी मेथड लगाना, यूनिटी मेथड लगा दो। ठीक है, तो डिवाइड करके देखिए, समझ पा रहे हैं? 600 डिवाइडेड 3/5, 5 ऊपर जाएगा, 5 इंटू 600 3000 बाई 3 डिवाइड होगा 1000। बेसिकली आपको यही निकालना है ना कि 600 मीटर में कितना लैम्डा है। एक लैम्डा का वैल्यू इतना है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए तो यहां पर हम लोग बेसिक वेव कंप्लीट कर लिए। सभी बच्चे लिखे ना? 1000 आया ना? 1000। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आपका जो वेव का जो बेसिक था, जहां बेसिक का मतलब हुआ कि जहां पर इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये सब जो बेसिक बेसिक टर्म है जिससे कई बार क्वेश्चन आता है एकदम हल्का हल्का, वो कंप्लीट हो गया। अब यहां से डिफिकल्ट पोर्शन पे एंटर करेंगे, मेन जो कोर है वेव का। ठीक है, तो अभी तक वेव में एक ही चीज पढ़े थे, वो पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग एक ही चीज पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का 3 यूज है। 3 यूज बोलो या 3 एप्लीकेशन है। एक को बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक। दूसरा जो है इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं बीट्स। ठीक, बीट या बीट्स। तो अब हमें इस चैप्टर में यही 3 चीजें पढ़ना है, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव और बीट्स। ठीक, इसमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों ध्यान से पढ़ना? अभी अभी 12 करके आप आए, याद करो 12 में वेव ऑप्टिक्स में ये टॉपिक था इंटरफेरेंस, समझ पा रहे हैं?
तो ये जस्ट जो अभी पढ़ेंगे बस इसी का कार्बन कॉपी, इसी का जीरोक्स होगा वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना फॉर्मूला चेंज होगा, ना कंडीशन चेंज होगा, पाथ डिफरेंस का, फेज डिफरेंस का, कंस्ट्रक्टिव का, डिस्ट्रक्टिव का। अभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे और इसी को जब YDS में पढ़ेंगे तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बोल देंगे, बस नाम बदल जाएगा, चीज सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो इंटरफ्रेंस है इसको बहुत अच्छे से अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ये दोनों जो है बस इसी चैप्टर में रहेगा तो थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था क्या, याद कीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था जब किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव मिलता है तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सभी वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है ना। यानी ये तीनों चीजें एक से ज्यादा वेव मिलने से बनता है, ठीक है। अब बेसिक अभी तो इसको मैं पूरा कराऊंगा ही, पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं तीनों में अंतर क्या है, ध्यान से। इंटरफ्रेंस बनता है ड्यू टू कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है? कोहेरेंट सोर्स होता है ऐसी सोर्स, ऐसी दो सोर्स या थ्री सोर्स, ऐसा सोर्स जिसके बीच का पाथ डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो या जीरो हो। किसी दो सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जीरो होगा या कांस्टेंट होगा तो उसको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, और बाकी एम्पलीट्यूड वगैरह सेम रहता है इसमें, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स का सबसे मेन जो इसका पॉइंट है वो है कि अगर दो सोर्स के बीच फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो तो वो दोनों फेज कोहेरेंट कहलाएगा, ठीक है। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्स आर सेम, आर कांस्टेंट, ऐसा लिख दो, आर कांस्टेंट और जीरो, आर कांस्टेंट और जीरो। अगर दो सोर्स का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो या जीरो हो उसको हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, ठीक। तो किसी पॉइंट पर जब ऐसा दो सोर्स से आ रहा है वेव, जैसे मान लो ये दो सोर्स है S1 और ये है S2, बहुत ध्यान समझना। अब दोनों कोहेरेंट है, अगर S1 एंड S2 कोहेरेंट है। अच्छा, कोहेरेंट नहीं भी होगा तब भी इंटरफेरेंस होगा, पर वो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान समझिए, मान लो अगर किसी पॉइंट पर यहां से एक वेव आया और यहां से एक वेव आया, ठीक, तो यहां पर दोनों वेव आकर जब मिलेगा तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हैं? इसी प्रोसेस क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। अब क्या होगा, इस वेव में कुछ एनर्जी था, इस वेव में कुछ एनर्जी था, दोनों मिलकर यहाँ पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग पैटर्न में एनर्जी बनेगा। जैसे यहाँ का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी I1 या एम्पलीट्यूड A1 था, इसकी इंटेंसिटी कुछ I2 या एम्पलीट्यूड A2 होगा। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होगा इस दोनों में से नहीं होगा, कुछ तीसरा होगा। A1 प्लस A2 हो सकता है, A1 माइनस A2 हो सकता है, या बीच का कुछ भी हो सकता है। यानी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो की पॉइंट है इंटरफेरेंस में, सबसे बड़ा की पॉइंट इसका यही है कि इसमें एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी को जब लाइट में देखेंगे तो डार्क ब्राइट बनता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। अभी जैसे पूरा ब्राइट है, पर दो लाइट, इसी को जैसे मान लो एक लाइट टॉर्च यहां से जलाए और एक टॉर्च यहां से जलाए, हो सकता है दोनों टॉर्च मिलकर यहाँ पे ब्लैक कर दे। सुनने में अजीब लग रहा है पर पॉसिबल है। फिर समझो, मानो एक वेव यहां से भेजे और एक वेव यहां से भेजे, दोनों वेव एक दूसरे कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। यानी एक लाइट यहां से आया, एक लाइट यहां से आया, दोनों लाइट एक दूसरे कैंसिल करके यहाँ डार्क कर देगा। उसी को हम लोग लाइट में बोलेंगे डार्क फ्रिंज, और अभी बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एक दूसरे कैंसिल करता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। तो दो बातें आप इंटरफेरेंस में मेन याद रखिए। पहली बात आप याद रखिए कि इंटरफेरेंस में जो है
एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दूसरा अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं हो तब भी इंटरफेरेंस होगा, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे ये पॉइंट हटा देना हूं, ड्यू टू, पर कोहेरेंट सोर्स में ही अच्छे से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो कोहेरेंट सोर्स में मैं ये लिख देता हूं, इजिली ऑब्जर्व हो जाता है। इजिली ऑब्जर्व, ठीक। अच्छा, स्टेशनरी वेव क्या है? स्टेशनरी वेव में ये सब कंडीशन नहीं है। स्टेशनरी वेव में है कि दो वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों मिल गए, तब जाकर वो स्टेशनरी वेव बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, एक वेव ऐसा चला और दूसरा वेव ऐसा चल रहा है, दोनों मिल रहा है, एक वेव इधर जा रहा है और एक वेव इधर आ रहा है, ये दोनों मिलकर बना देगा स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का मतलब होता है दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सेम फ्रीक्वेंसी का वेव, फ्रीक्वेंसी सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों मिला, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, ये दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन सेम, इंटरफेरेंस, फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन अपोजिट, स्टेशनरी वेव। अब बिट्स क्या बनेगा? बिट्स बनेगा दो अलग फ्रीक्वेंसी ही रहेगा अलग, यहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, टू लिटिल डिफरेंट या स्लाइटली डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा अंतर रहेगा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और यहां पे स्टेशनरी वेव में टू सेम फ्रीक्वेंसी वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिक अंदर समझ गए। देखो, तीन फिनोमेनन होता है, दो वेव या दो से ज्यादा वेव जब भी कहीं मिलता है तो तीन चीजें हो सकता है, या तो इंटरफेरेंस नाम का फिनोमेनन होगा, या बीट्स नाम का फिनोमेनन होगा, या स्टेशनरी वेव नाम का फिनोमेनन होगा। ये तीनों में से कुछ बन सकता है, पर कब कौन बनेगा इसके लिए कंडीशन है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी का वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कहीं मिला तो उसका एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और उस फिनोमेनन को बोलते हैं इंटरफेरेंस। अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी का पर जस्ट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था और मिल गया, तब उसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव। और तीसरा कंडीशन है फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस, एक 300 हर्ट्ज है, एक 305 हर्ट्ज है, 5-10 का अंतर है, ऐसा है ना। अगर वो जाकर कहीं पर मिलता है तब वहां पर बीट्स बनता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग बना देंगे इंटरफेरेंस। ये ओवरव्यू एक आप लिख लीजिए और इसके बाद हेडिंग बना दीजिए इंटरफेरेंस ऑफ वेव या इंटरफेरेंस। आइए हेडिंग बना दिए इंटरफेरेंस, लिख लीजिए पहले एक दो लाइन लिखिए। when two wave of same frequency comma same wavelength, फिर से देख रहे हैं, when two wave of same frequency comma same wavelength comma moving with same velocity in same direction ठीक है, moving in same direction, superimpose, moving in same direction, superimpose comma redistribution of energy take place, redistribution of energy take place। redistribution of energy को अंडरलाइन कर लीजिए। कुल मिलाकर डिफिनेशन तो आपको लिखना नहीं है, एमसीक्यू में यही वर्ड काम का है, redistribution of energy। इंटरफेरेंस में क्या होता है, एनर्जी का redistribution होता है। redistribution of energy take place which is known as interference। ये पूरा जो फिनोमेनन है, ये पूरा फिनोमेनन को इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है।
तो देखिए अभी फिर से हमने क्या लिखा, हमने वही लिखा, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम सेम होना चाहिए, इसे को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो जब कोहेरेंट सोर्स होता है ना तभी ये इजीली ऑब्जर्व होता है, अदरवाइज होता रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि इंटरफेरेंस इजीली ऑब्जर्व इन, तो आपका आंसर होगा कोहेरेंट सोर्स। ऑप्शन जब भी कोहेरेंट सोर्स दिखे तो आप इंटरफेरेंस में आ जाएंगे। तो 2 पॉइंट इंटरफेरेंस के लिए कीवर्ड हो गया, कौन सा 2 वर्ड, कोहेरेंट सोर्स और एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 कीवर्ड है इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। आइए अब समझिए, देखिए बहुत ध्यान समझिए। देखो ये 2 वेव है, दोनों वेव कहीं आकर मिला, ये दोनों वेव आकर यहाँ मिला, मान लो ये वेव और ये वेव आकर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इस वेव का एम्पलीट्यूड मान लो A1 है और इसका वेवलेंथ एम्पलीट्यूड A2 है। तो ये जो मिल रहा है ना, आप ध्यान देखेंगे सेम फेज में, सेम फेज का मतलब देखो जहां पे इसका प्लस मैक्सिमम है वहीं पे इसका भी मैक्सिमम, जहां पे इसका 0 है वहीं पे इसका भी 0 है, जहां पे इसका मिनिमम है वहीं यहाँ पे मिनिमम। तो जब ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा, सुपर इम्पोज का मतलब मिलना, और ज्यादा टेक्निकल भाषा में बात करो तो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक बैठ जाना। तो जब ये वेव इस वेव के ऊपर बैठ जाएगा तो ये वेव अब आपको ऐसा दिखेगा। अब जो है ये A1 तो था ही, इसके ऊपर ये भी A2 आ गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, तो ये हाइट बढ़ जाएगा। तो ये एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, पहले इतनी एनर्जी था अब इतना एनर्जी मिल गया इसको, एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं आया, एनर्जी तो कंजर्व है, पर ये इतना इतना 2 जगह था, दोनों मिलकर एक जगह इतना हो गया। सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा A1 प्लस A2। जब ऐसा होता है तब हम बोलते हैं ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पहचान क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2 और यही मैक्सिमम पॉसिबल, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। तो 2 बात याद रखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एम्पलीट्यूड जो होता है एंड इंटेंसिटी, ये दोनों मैक्सिमम होगा। तो जब भी 2 वेव के मिलने से रिजल्टेंट वेव का एनर्जी और एम्पलीट्यूड, यानी कि इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, एनर्जी बोल, मैक्सिमम होगा, तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको जरा बनाइए, फिर आपको डिस्ट्रक्टिव समझा रहे हैं। देखिए अब डिस्ट्रक्टिव कैसा होगा, देखिए मान लीजिए एक वेव तो ऐसा है, और दूसरा वेव ऐसा है। अब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज किया, मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठ गए। अब ध्यान देखो, मान लो ये था A1, जहां पे A1 आया उस एक दूसरे पे, उसी के नीचे क्या है A2, ये वाला ऊपर जाना चाहेगा, ये नीचे जा रहा है, दोनों एक जगह मिलेगा, एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये देखो ये नीचे, तो यहाँ पे ये ऊपर है, तो अगर ये सुपर इम्पोज हो गया कभी, तो ये एक दूसरे कैंसल कर देगा, और कैंसल करने के बाद वेव एकदम ऐसा दिखेगा स्ट्रेट लाइन की तरह। जो A1 था उसको ये कैंसिल कर दिया, A2 कैंसिल कर दिया। अच्छा, दोनों बराबर नहीं हुआ तो कैंसिल नहीं भी करेगा, मानो A1 पर ये वेव जो है अब इसकी हाइट आपको बहुत कम हाइट दिखेगी।
अब ये हो जाएगा A1 माइनस A2 और ये भी हो जाएगा A1 माइनस A2। दोनों का मैग्नीट्यूड डाल दो जिसमें जो ज्यादा कम हो, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हो तब तो एक फ्लैट दिख जाएगा। इफ A1 A2 बराबर हो जाए तब सीधा ये स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा आपको। तो ऐसी प्रोसेस को ऐसा इंटरफेरेंस को हम लोग बोल देंगे डिस्ट्रक्टिव, एक दूसरे को घटा रहा है, बोल देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या बन गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है इसका पहचान क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो डिस्ट्रक्टिव में जो होगा एम्पलीट्यूड बोल दो और इंटेंसिटी बोल दीजिए, ये होगा मिनिमम, ठीक है, ये होगा मिनिमम। अब हमें कंडीशन सीखना है कि कब दो वेव कंस्ट्रक्टिव होता है, कब दो वेव डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहां तो साफ साफ समझ में आ रहा है, देखो जब भी अपोजिट फेज में होगा, जैसे ये जहां पर मैक्सिमम था वहीं पे ये क्या है? मिनिमम। समझ पा रहे हैं? तो वही अभी हमें कंडीशन याद रखना है कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का, साथ में दोनों में एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ये सब का फॉर्मूला भी याद रखना। ये सारी बातें याद रखो, कॉमन है अभी में भी, साउंड में भी और लाइट में भी। देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस। अगर दो वेव है, ध्यान समझो, S1 S2 दो सोर्स है, यहां से दो वेव चल रहा है, इस वेव की इंटेंसिटी मान लो A1 है, इस वेव की इंटेंसिटी मान लो A2 है। तो दोनों मिलकर जो यहां पर वेव बनाएगा, दोनों मिलकर जो वेव बनाएगा उस वेव का इंटेंसिटी कितना होगा? तो अभी अभी पढ़े थे, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, दोनों का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा AR हम बोल दे रहे हैं, इसको हम बोल देंगे A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, क्योंकि A1 A2 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, क्लियर? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? दो वेक्टर का जोड़ने का फॉर्मूला, A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर में? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ऐसा ही होगा यहाँ पे भी, यानी कि सिंपल अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो रिजल्टेंट का, हम बोल देंगे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा की जगह यहाँ फाई हम बोल देते हैं। जहां पर फाई क्या है? तो जैसे कॉस थीटा थीटा होता था A और B वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पे भी होगा A और B दो जो वेव है इसके बीच का एंगल, उसी को फेज बोलेंगे। तो यहाँ पर फाई जो होगा ये होगा फेज डिफरेंस, बिटवीन टू वेव। जो दो वेव का A1 A2 एम्पलीट्यूड है उस दो वेव का फेज डिफरेंस है ये। तो कोई भी नया फॉर्मूला आपको नहीं मिला, वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही है AR, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान समझिए, ये तो हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मुझे चाहिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो अभी निकाल लेते हैं। अच्छा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अभी निकाल लेंगे एक साथ। एक काम करो, इसकी पहले इंटेंसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस फाई।
ठीक है, ओके। अब एक बात ध्यान देना है आपको, बहुत ध्यान समझिए। इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। ये भी याद रखना है, हमेशा वैलिड है। किसी भी टाइप के एनर्जी में ये वैलिड है, यानी किसी भी टाइप के वेव में वैलिड है, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। किसी भी वेव में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के। क्लियर है ना? चलिए, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू सम कांस्टेंट K बाय ए स्क्वायर। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं I बाय K, ठीक। और सिंपली सिर्फ ए लिखना है तो इसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट I बाय अंडर रूट K। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे अगर रख देते हैं तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो देखिए ये वाला इक्वेशन बनकर आ जाएगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि इंटेंसिटी लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाय K इक्वल टू A1 यानी कि फर्स्ट का इंटेंसिटी बाय K, A2 यानी कि सेकेंड का इंटेंसिटी बाय K प्लस 2 टाइम्स A1 को सिर्फ लिखना पड़ेगा अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट K इंटू A2 अंडर रूट I2 इंटू अंडर रूट K, और cos फाई का तो कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो K आपका सबका कैंसल हो जाएगा, I2 बाय K प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 बाय, देखो रूट अंडर के बाहर आ गया, इंटू cos फाई। K सबका कैंसल हो जाएगा। तो आपके लिए जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बना, उसी तरीके से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया कि दो वेव जब सुपर इम्पोज करेगा, इंटरफ्रेंस करेगा, पहले का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट का इंटेंसिटी होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 cos फाई। देखो ये दोनों फॉर्मूला आपके टिप पे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। 2 चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे भी और लाइट में भी, और दोनों कुछ मुश्किल जैसा नहीं, आसान है। जब मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट ये दोनों यूज करूंगा। अभी जो कंडीशन लिखेंगे वहां पे इंटरफ्रेंस टॉपिक इसके बाद सीधे शुरू करेंगे। इसके बाद का मतलब है इतनी कहानी जो मैंने 15-20 में तभी सिखाया फिर से नहीं सिखाऊंगा, ये कंडीशन सब याद रखना है वहां पे। ये जो कंडीशन निकाले अब दोनों में हम लोग काम करेंगे एक साथ। तो अभी हम लोग इधर लिख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरी तरफ करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि दोनों का फॉर्मूला, कंडीशन, सब कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में हमें याद रखना है ना बात। तो देखो पहली चीज कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी जो है I ये होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक, और एम्पलीट्यूड ये भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम। यही मेन पहचान तो यही है। डिस्ट्रक्टिव में I होना चाहिए मिनिमम, और A जो है ये भी क्या होना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम होना चाहिए तो ठीक है, पर होगा कितना ये हमें जानना है। तो देखो अभी निकालते हैं फॉर्मूला। अब मैं डिराइव कर रहा हूं, आप चाहो डिराइव करो या छोड़ दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना। जैसे देखो हमें मिला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, क्या मिला अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब खुद सोचो ये मैक्सिमम कब होगा? आंसर जब cos की वैल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम।
तो ये जो है ए आर, ये मैक्सिमम तब होगा व्हेन cos फाई का वैल्यू हो जाए +1। लो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? cos फाई 1 कब होता है आपको पता है? ये तब होगा जब फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल का वैल्यू 0। क्लियर है? अच्छा, सिर्फ 0 डिग्री पे ही होगा, 360 डिग्री पे भी होगा? 360 पे भी होगा। सिर्फ 360 पे होगा, 720 पे भी होगा। 720, क्योंकि 360 पे हार्मोनिक होता है, साइकिल होता है। तो ये 0 बोल दो, 2 पाई बोल दो, 4 पाई बोल दो, 6 पाई बोल दो, इसी को ज्ञानी लोग n इंटू 2 पाई बोल कर गए हैं। जहां पर n का वैल्यू जो रखना है रखिए, n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो। समझ पा रहे हैं? तो ये कंडीशन होता है, ये है कंडीशन फाई का या फेज डिफरेंस का। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। समझ पा रहे हैं? जब भी फाई का वैल्यू यानी फेज डिफरेंस, ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस, इसको डेल्टा फाई भी बोल दो, फाई की जगह डेल्टा फाई बोल दो। मुझे नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा आधे में मैं ना फाई और डेल्टा फाई दोनों सही है, ठीक है। और ये कब होगा? दैट इज डेल्टा फाई इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई, where n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 so on। अच्छा, ये तो फेज डिफरेंस हो गया, ये हो गया फेज डिफरेंस। कोई मुझे, अच्छा मैं ना अभी इसको मिटा रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्टिव को ही करूंगा, आप उसके नीचे लिखना है ना। मैं आपको फॉर्मेट बता दिया, ऐसा लिखने से आपको याद रखना आसान होगा। अभी मैं इधर मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप उसके नीचे करेंगे। जब एक बार कंस्ट्रक्टिव खत्म हो जाएगा तब डिस्ट्रक्टिव की बातें करेंगे, ठीक है। आइए, ये तो हमने फेज डिफरेंस का कंडीशन निकाल लिया। पाथ डिफरेंस का कंडीशन निकाल सकते हैं क्या? मैं कंडीशन निकालना चाहता हूं पाथ डिफरेंस का, जिसको डेल्टा एक्स बोलते हैं। एक दूसरे में बदलने आया है, हमें बदलने आता है नहीं आता है जी? आता है। क्या आता है जल्दी बताओ? डेल्टा फाई बाय 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो डीएससी के समय यही ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन बनेगा। एक ही चीज है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस होना चाहिए n टाइम्स 2 पाई और पाथ डिफरेंस होना चाहिए n टाइम्स लैम्डा। क्या मेरी बात समझ पाए? ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये और ये एकदम याद रखना है, फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें जब हम रख देंगे, यानी cos का वैल्यू जब हम 1 रख देंगे तो हमारा बनकर कितना आएगा ए आर। देखो जरा, इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगा तब हमारा जो रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम, वो बनेगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2। और वो किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड इन ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिकम a1 प्लस a2। ठीक, सेम इसी तरीके से इंटेंसिटी के लिए भी काम करते हैं। इंटेंसिटी भी फाइंड कर देते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी अभी मिला है, क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 cos फाई, यही है ना।
अब बहुत ध्यान देखिए, यहां पर जब cos फाई का वैल्यू 1 करोगे, मैक्सिमम के लिए 1 कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? देखो इसको भी a प्लस भी तोड़ सकते, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 बन गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बन गया रिजल्टेंट भी जो मैक्सिमम होगा ये होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, या कंस्ट्रक्टिव के केस में निकाल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव में 4 बातें आपको याद रखना है, जो यहां भी काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, क्या कंडीशन? फेज डिफरेंस है n टाइम्स 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस में चाहिए तो कंडीशन है n लैम्डा। अगर इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और वो मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड चाहिए तो A1 प्लस A2, और यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब जितनी काम कंस्ट्रक्टिव में किए हैं, ये सारा काम आपको डिस्ट्रक्टिव में करना है। और ये वाला जो टेबल बना है इसको एकदम मगअप कर लेना है, वेब ऑप्टिक्स में, YDSC में एकदम सेम काम आने वाला है। जब कोशिश कीजिए उसमें भी सब कोशिश कीजिए। मैं देखो इसी में एडिट कर रहा हूं, है ना, इसी में मैं एडिट कर रहा हूं। आप खुद से जरा कोशिश कीजिए, अब खुद से कोशिश कीजिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, I मिनिमम, A मिनिमम, मिनिमम, ये भी मिनिमम। बताइए जी, ये मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू क्या हो जाए? -1 मिनिमम वैल्यू हो जाए। कोई बताएंगे cos फाई का -1 कब होता है? 180 डिग्री पर, यानी कि पाई पे। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब पाई पे ही नहीं होगा, पाई में 360 जोड़ते जाओ, रिपीट होते जाएगा, यानी 1 पाई, इसके बाद फिर 3 पाई पे भी वही आएगा, 2 पाई जोड़ते जाइए, फिर 3 पाई पे आएगा, फिर 5 पाई पे आएगा, फिर 7 पाई पे आएगा। समझ पा रहे? अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसका मतलब 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 कैसे भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 केस बनेगा, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, कोई बुक में अलग अलग दिया रहता है। ध्यान देखो, यानी कि अगर हम डेल्टा फाई का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई कर देते हैं, ठीक, देखो ऐसा कर देते हैं, ओके। और n की वैल्यू हम रख देते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी। अब बहुत ध्यान देखिए, n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पाई। n की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई, 2 डालेंगे 5 पाई। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया कंडीशन। और ध्यान देखो, कई बुक में ये लिखा रहेगा, घबराइएगा नहीं, 2n माइनस 1 इंटू पाई, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये भी कंडीशन सही है, बट यहां पर n का वैल्यू 1 से चालू होगा, ये भूल जाता है बच्चा। 2n प्लस 1 भी सही कंडीशन है, 2n माइनस 1 भी सही है, और 2n प्लस 1 लेंगे तब 0 से चालू करेंगे n की वैल्यू, और 2n माइनस 1 लेंगे तो कहां शुरू करेंगे? 1 से। देखो 1 रखोगे n की वैल्यू 1, 2 इंटू
1 2 2 माइनस 1 1 1 इंटू पाई पाई, पहला पाई आ जाएगा। जब 2 रखोगे 4 माइनस 1 3 पाई आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है किसके लिए? फेज डिफरेंस के लिए। तो दोनों में से जो कंडीशन आपको याद रखना है रखिए, और दोनों जानकारी होना चाहिए ऑप्शन में जैसा भी जरूरत पड़े। फेज डिफरेंस, आइए पाथ डिफरेंस पे बातें करते हैं। तो पाथ डिफरेंस का बात कैसे करोगे, निकालिए फिर से। अब मुझे मालूम है कि पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस का वैल्यू लिखना पड़ेगा दोनों। आज देखो आपकी मर्जी, दोनों में जो कंडीशन से निकालना चाह रहे हैं। मैं इस कंडीशन से निकाल रहा हूं 2n + 1, तो डेल्टा फाई की जगह रख दिया 2n + 1 इंटू पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आप अपनी नोटबुक में किए हैं, मिला लीजिए। आपने यही किया है क्या कुछ और कर दिया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n + 1 और ये आ जाएगा लैम्डा, और इधर है 2 = डेल्टा x, यानी डेल्टा x का वैल्यू आ गया 2n + 1 λ/2। ये भी सही है। और अगर यहां से निकाले होते, ध्यान से देखो, यहां से निकाले होते तो डेल्टा x आ जाता 2n - 1 λ/2। दोनों सही है, पर यहाँ ये करते तो आपका n का वैल्यू 1 से चालू होता, और ये यहाँ अभी इससे निकाले हैं तो n का वैल्यू कहां से लेंगे? 0 से लेंगे। ये आपका मिल गया पाथ डिफरेंस। सेम इसी तरीके से ध्यान से देखिए, इसमें जब cos की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा -1। तो जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, रूट खत्म होगा तो बचेगा a - b। सेम इसी तरीके से यहाँ पर cos फाई का वैल्यू जब -1 डालेंगे तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर -1 बनकर आएगा, और जब ये -1 बनकर आएगा तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा -1। तो देखिए एकदम थोड़ा सा अंतर, इतना ही था इंटरफेरेंस। और इतना आपने अच्छे सीख गया, समझो इसके साथ साथ वेव ऑप्टिक्स भी आपका 50% खत्म हो गया। उसमें एक ही चीज सीखना है YTSC, और यही है YTSC। सेम कंडीशन, सब कुछ सेम। ये जो टेबल हम लोग अभी आपने बनाया है, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव एक तरफ डिस्ट्रक्टिव, ये टेबल आपको एकदम याद होना चाहिए। टेबल में याद होने का मतलब 4 ही चीज याद करना है। 2 कंडीशन का कहानी, कौन कौन सा? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का, और 2 फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का। तो एम्पलीट्यूड तो आसान ही है, प्लस होगा a1 + a2 हो जाएगा a2 - a1 - a2। और इंटेंसिटी भी आसान है, सिर्फ रूट में करना होता है, √i1। हाँ सॉरी, ये मिनिमम सब है ना, अभी हम लोग डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। ये सब क्या है? मिनिमम। ये सब क्या है? अपना मिनिमम। ये सब क्या है? अपना मिनिमम। मिनिमम, ये सब हो गया अपना मिनिमम। ये सब हो गया मिनिमम। जब भी क्वेश्चन में कहीं दे मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड, समझ जाओ वो डिस्ट्रक्टिव है। मैक्सिमम लिखा रहे, समझ जाओ वो कंस्ट्रक्टिव। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, if ratio of amplitude of two wave, if ratio of amplitude of two wave is 3/4, 3/4 या 3/4, 3/4, then calculate। पहला 3 चीजें निकालना है। फर्स्ट लिखिए
रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी। दूसरा रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। लास्ट वन रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड। रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास दो वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड का रेशियो 3:4 है, 3:4 है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, और सिंपल इंटेंसिटी का भी रेशियो निकालना है। तो गिवन तो बस एक चीज है आपका A1/A2, इसकी वैल्यू है 3/4, 3/4, यही है आपका रेशियो। चलिए जी, मान लो आपको एम्पलीट्यूड निकालना है मैक्सिमम बाय मिनिमम, ए मैक्स बाय ए मिनिमम। बताइए ए मैक्स बाय ए मिनिमम कैसे निकाल, ए मैक्स का वैल्यू कितना होगा, A1 प्लस A2, और ये क्या होगा A1 माइनस A2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ नहीं लग रहा है आपको कपेंड, ये आपको अलजेब्रा से निकाल सकते हैं, पढ़े हैं जी। ये देखो ध्यान से समझो, अगर A बाय बी इक्वल टू C बाय डी होता है, क्या बोलते हैं इसको, तो हम लोग करते हैं ना A प्लस बी, A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी, C माइनस डी। कुछ याद आया? नहीं याद आया तो याद कर लो, यही होता है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हेलो भाई, जाना पहचाना लग रहा है कुछ? नहीं जाना पहचाना लग? अरे अलजेब्रा में नहीं करते क्या, तो इसका नाम होता था, कुछ नाम होता है, ठीक है, जो भी नाम होता है आ जाइए। तो यही तरीका है इसका, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया, आप याद कर लीजिए, मान लीजिए ये तो, ठीक है। तो देखो A1/A2 इक्वल टू, अब तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 माइनस 4। अब देखो यही है ए मैक्स, यही है ए मिनिमम, तो यहां से आ गया ए मैक्स बाय ए मिनिमम इक्वल टू 7 बाय माइनस 1, 7 बाय माइनस 1 आ गया। 7/1 ही लेंगे, एम्पलीट्यूड माइनस नहीं होता है, 7/1 ही रेशियो ले लेंगे। चलिए इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकालोगे बताओ। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो बताओ I1/I2 को क्या लिख सकते हैं, A1/A2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो सीधा हो जाएगा, A1 है 3 और ये 4, इसका होल स्क्वायर यानी 9/16, ये कैंसिल हो गया, सॉरी। अच्छा एक और है, क्या है जी, मैक्सिमम I मैक्स बाय I मिनिमम। जल्दी बताओ इसको कैसे निकालें, यही प्रोसेस लगाएंगे। I मैक्स बाय I मिनिमम का रेशियो A मैक्स बाय A मिनिमम के रेशियो का स्क्वायर होगा। तो A मैक्स बाय A मिनिमम का रेशियो हो जाएगा। अब A मैक्स 7/1 का रेशियो यानी कि 49:1। समझ पा रहे? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए टू वेव x1 इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस phi1 एंड x2 इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस phi2। टू वेव x1 इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस phi1 एंड x2 इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस phi2 are superimposed
if their resultant amplitude is same as amplitude of both wave, then find their phase difference. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है कि ये दो वेव है, दोनों अगर मिला कहीं पे तो उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसी दोनों के एम्पलीट्यूड के बराबर है। मतलब किसका एम्पलीट्यूड ए, इसका भी ए, अब मिलकर बना वो भी क्या, ए। समझ पा रहे हैं? तो फेज डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला लगा दो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई तो होता है फेज डिफरेंस। अब बोला रिजल्टेंट का वैल्यू उतना ही है जितना इस दोनों का है, इसका भी वैल्यू a है और a1 का वैल्यू a है, a2 का वैल्यू a है, ये भी a, ये भी a, दुनिया में हर चीज है। तो देखो a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई। इस दोनों में से आप a स्क्वायर बाहर निकाल कर कैंसिल कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? 1, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा आपका? देखो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 cos फाई। समझ पा रहे हैं? तो क्या 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 cos फाई। कुछ नहीं समझ में आया, स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 प्लस 2 cos फाई। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 2 cos फाई। यहां से हो जाएगा cos फाई इक्वल टू -1/2। कोई आत्मा याद है कितना? 120 डिग्री, हाफ होता है माइनस हाफ। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।